हेलो दोस्तों, निमो नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एनसीईआरटी क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की व्यवस्था कैसी थी। फिर हम फ्रांसीसी लोगों का जीवन के संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे तथा यह भी जानेंगे कि फ्रांस के मध्य वर्गों द्वारा विशेषाधिकार का अंत कैसे हुआ। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई एवं किस प्रकार फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना। उसके बाद हम फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, आतंक राज तथा डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय के अंत में हम महिलाओं के लिए की गई क्रांति तथा दास प्रथा का उन्मूलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज असमानता और वर्ग आधारित व्यवस्था पर आधारित था, जिसे स्टेट प्रणाली कहा जाता था। यह व्यवस्था मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित थी। पहला, पादरी वर्ग। इसमें चर्च से जुड़े लोग आते थे, जैसे बिशप, पादरी आदि। समाज में इनकी ऊंची स्थिति थी, उन्हें कर नहीं देना पड़ता था और बहुत सी विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। दूसरा, कुलीन वर्ग। इसमें राजा के दरबार से जुड़े लोग, सेना के अधिकारी और उच्च कुलीन आते थे। वे भी कर देने से मुक्त थे। कुलीन वर्ग के लोग बड़ी जमीनों के मालिक थे और किसानों से लगान लेते थे। शाही दरबार में इनकी बड़ी भूमिका होती थी। तीसरा, आम जनता। यह वर्ग सबसे बड़ा था और इसमें किसान, कारीगर, व्यापारी और मजदूर शामिल थे। इन्हें भारी करों का बोझ उठाना पड़ता था। इन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं थे और न ही कोई विशेष सुविधा। इन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण ही 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसने इस पुराने सामाजिक ढांचे को समाप्त कर दिया। हमारा अगला टॉपिक है 18वीं सदी में जीने का संघर्ष। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, जिसके कारण अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसी चरम स्थिति प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। हमारा अगला टॉपिक है मध्य वर्गों द्वारा विशेषाधिकार का अंत। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में एक नया सामाजिक वर्ग उभरा, जिसे मध्य वर्ग कहा जाता था। इसमें व्यापारी, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, लेखक आदि जैसे लोग शामिल थे। ये लोग आर्थिक रूप से संपन्न तो थे, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से इनके पास बहुत कम अधिकार थे। फ्रांस में उस समय समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहले और दूसरे वर्ग को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे करों में छूट, उच्च पदों पर अधिकार आदि। लेकिन तीसरे वर्ग, खासकर मध्य वर्ग को यह सब नहीं मिलता था। मध्य वर्ग शिक्षित था और उन्होंने रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देना शुरू किया। वे मानते थे कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने विशेषाधिकारों की व्यवस्था को अन्यायपूर्ण समझा और उसके अंत की कल्पना की।
हमारा अगला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 5 मई 1789 में राजा लुई 16वें ने स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई, जिसमें तीनों वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। तीसरे वर्ग ने बराबरी की मांग की, परंतु जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। उसके बाद तृतीय वर्ग ने 17 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 14 जुलाई 1789 को तीसरे स्टेट के आम लोगों ने बास्तिल का किला, जो निरंकुशता का प्रतीक था, उसे ध्वस्त कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। हमारा अगला टॉपिक है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानून बराबरी के अधिकारों को मुख्य अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के मुख्य अधिकारों की रक्षा करे। हमारा अगला टॉपिक है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति न केवल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाई, बल्कि इसने राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र की दिशा में सोचने पर मजबूर किया। राजतंत्र के उन्मूलन का कारण। पहला, राजतंत्र की स्थिति। राजा लुई 16वें के शासन में जनता गरीबी, करों और भूखमरी से परेशान थी। राजा और दरबार के शाही जीवन में फिजूल खर्ची थी, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। दूसरा, राजा लुई 16वें की गिरफ्तारी। 1791 में राजा भागने की कोशिश में पकड़ा गया। लोगों का विश्वास टूट गया कि राजा संविधान के साथ ईमानदार है। तीसरा, राजतंत्र का अंत। 21 सितंबर 1792 को राष्ट्रीय कन्वेंशन ने राजतंत्र को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। हमारा अगला टॉपिक है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं।
पहला, प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य। 22 सितंबर 1792 को प्रथम गणराज्य की घोषणा की गई। अब देश का प्रमुख कोई राजा नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि बने। दूसरा, नए संविधान और शासन। नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार मिले और समाज में विशेषाधिकार समाप्त हुए। राजतंत्र का पतन और गणतंत्र की स्थापना ने यह सिद्ध कर दिया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं बल्कि जनता ही सर्वोच्च है। फ्रांस में गणतंत्र के सिद्धांतों ने बाद में यूरोप और दुनिया भर में लोकतंत्र को प्रेरित किया। हमारा अगला टॉपिक है फ्रांस में आतंक राज। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सरल नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 1793-94 के आतंक के शासन और रॉबेस्पियर की मृत्यु के बाद जनता त्रस्त हो चुकी थी। इसके बाद एक नया संविधान बनाया गया, 1795 का संविधान। डायरेक्टरी 5 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद थी जिसे विधायिका द्वारा चुना जाता था। इसका उद्देश्य सत्ता को केंद्रीकरण से बचाना और स्थायित्व लाना था। डायरेक्टरी शासन धीरे धीरे अलोकप्रिय होता गया। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने 18 ब्रूमेर को तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में ले ली और काउंसिलशिप की स्थापना की। यहीं से नेपोलियन का युग शुरू हुआ। डायरेक्टरी शासन एक संक्रमण काल था जहां क्रांति के आदर्श और राजनीतिक स्थिरता के बीच संघर्ष चल रहा था। इस व्यवस्था की विफलता ने नेपोलियन जैसे शक्तिशाली नेता को उभरने का अवसर दिया। हमारा अगला टॉपिक है महिलाओं के लिए क्रांति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 18वीं सदी के अंत में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तब महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने राजनीतिक क्लब बनाए, प्रदर्शन किए और रोटी, बराबरी तथा आजादी की मांग की। क्रांति के शुरुआती दौर में महिलाओं की भागीदारी को सराहा गया, लेकिन जैसे जैसे सत्ता में पुरुषों का वर्चस्व बढ़ा, महिलाओं के क्लब बंद कर दिए गए और उन्हें राजनीति से दूर कर दिया गया। महिलाओं ने क्रांति में बराबर भाग लिया, अपनी आवाज उठाई और कई बदलावों की शुरुआत की, परंतु क्रांति के बाद उन्हें समान अधिकार नहीं मिल पाए। इसलिए कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, लेकिन अधूरी रही। हमारा अगला टॉपिक है दास प्रथा का उन्मूलन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को सामने रखा। यह विचार उपनिवेशों में बसे दासों तक भी पहुंचा और उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया। लगातार दास विद्रोहों के दबाव और क्रांतिकारी सिद्धांतों के प्रभाव में फ्रांसीसी राष्ट्रीय कन्वेंशन ने 1794 में दास प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया।
अंततः 1848 में फ्रांस में दास प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। इस बार यह निर्णय द्वितीय गणराज्य की सरकार द्वारा लिया गया। फ्रांस के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देशों ने भी धीरे धीरे दास प्रथा को समाप्त किया। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।